तो भाई 5070 Ti का पीसी बिल्ड नहीं आया था चैनल पे, मुझे काफी टाइम से डिमांड भी मिल रही थी, लेकिन इतने सारे कंटेंट के बीच में कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं क्योंकि लॉन्चेस इतने सारे जाते हैं। मैकबुक नियो आ गए, फिर कुछ स्मार्टफोन आ गए और भी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी। अरे ऐसे थोड़ी है कि एक चैनल पे एक आधी चीज ही दिखाएंगे। और भाई पीसी बिल्ड वाले कंटेंट से तो अपना दिल के तार जुड़े हैं, तो इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी डिमांड पे और अपने पर्सनल तड़के से फुल व्हाइट पीसी बिल्ड हमने कर दिया है। भाई आप पीसी की लुक देखो एंड ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर एक भी वायर नहीं दिख रही, नॉट इवन जीपीयू की वायर, एकदम क्लीन हिसाब किताब है। अगर आपको भी अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड करना है, ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, RTX 5070 Ti है, Core Ultra 9 लगा है इसके अंदर, और ये पीसी बिल्ड डेफिनेटली गेमर्स को तो टारगेट करता ही है। साइड बाय साइड आज की डेट में AI वाले टास्क के लिए मेरे को बहुत डिमांड मिलती है, तो इसीलिए हमने इसके अंदर 5070 Ti रखा है एंड AI की परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, मैं इतने पीसी के सेक्सी से शॉट्स दिखा देता हूं। सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल Core Ultra 9 285K लगा है, जो आज की रेट में 56,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये 24 कोर एंड 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, एकदम टॉप ऑफ द लाइन एज ऑफ नाउ। वैसे इनकी Arrow Lake रिफ्रेश सीरीज भी आने वाली है, जिसके बारे में हमने ZTU में काफी बार बात करी है। स्टिल जब भी आएगी डेफिनेटली कवर करेंगे चैनल पे। उसके अलावा जो मदरबोर्ड है यहाँ पे MSI Pro Z890S Wi-Fi PZ यानी कि प्रोजेक्ट जीरो वाला मदरबोर्ड है। आप देखो सामने की तरफ एक भी कनेक्टर नहीं है, सारे कनेक्टर भाई साहब पीछे की तरफ। और ये मदरबोर्ड उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनको एकदम क्लीन मामला चाहिए, बिल्कुल भी तारे नहीं देखनी, क्लीन मिनिमल लुक चाहिए। एंड ये जो मदरबोर्ड है इंटेल Z890 चिपसेट पे बेस्ड है, यानी कि LGA 1851 सॉकेट है। तो जो Arrow Lake रिफ्रेश आएगी ना, वो भी आप चाहो तो इसी मदरबोर्ड पे लगा पाओगे अगर आप अपग्रेड करोगे। वैसे सेंस बनता नहीं है। हाँ, Arrow Lake रिफ्रेश के टाइम पे उसकी प्राइसिंग इसके आसपास की होगी, तो डेफिनेटली लेटेस्ट वाले ले लेना। और ये इजी DIY के साथ आता है, प्री इंस्टॉल्ड IO शील्ड मिल जाएगी, इजी मैग्नेटिक SSD हीट सिंक है और इजी PCI रिलीज मिलता है, इजी वाईफाई एंटीना भी मिल जाता है। बस प्लग एंड प्ले वाला मामला है, ज्यादा कुछ ऐसे कुछ स्क्रू ड्राइवर वगैरह की नीड नहीं है। और इस मदरबोर्ड में आपको एक्सटेंडेड हीट सिंक्स मिल जाएंगी, हेवी प्लेटेड VRMs आपको मिल जाती हैं, जिसमें Core Ultra 9 एकदम बढ़िया तरीके से काम करेगा। और इसके अंदर 3 M.2 के स्लॉट्स है, एक Gen 5 वाला है और 2 Gen 4 वाले हैं। अगर इतनी महंगी पीसी बिल्ड करने के बाद पैसे बच जाएं तो स्टोरेज भी लगा लेना, बहुत महंगी हो गई है। और साथ में लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और पीछे की तरफ पोर्ट्स जो हैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और एक और किडनी लिवर टचिंग कंपोनेंट भाई, रैम 16 GB की 2 स्टिक्स 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली 34999 ओनली। और एक किडनी अगर बेच चुके हो तो दूसरी बेचने के लिए तैयार हो जाओ। जो स्टोरेज है वो हमने यूज करी है MSI की M482, हमने 2 TB वाली यूज करी है क्योंकि हमारे पास 2 TB पड़ी थी, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगवा सकते हो। एंड ये Gen 4 SSD है, 30,000 रुपीज के आसपास आती है, रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। 1 TB अगर आप लगाओगे तो 15,400 के आसपास आपको पड़ जाएगी। और जो AIO है MSI का MPG Core Liquid P13360 यूज करा है, जो हमारा 360 mm वाला AIO है, और ये 14,700 रुपीज के आसपास का चल रहा है। एंड इसके अंदर 2.1 इंचेस की LCD डिस्प्ले भी है, जिसके अंदर आप हार्डवेयर मॉनिटरिंग कर सकते हो, कोई वीडियो वगैरह भी चला सकते हो, सिस्टम क्लॉक यूज करनी हो या एज एन एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज करनी हो। इतनी सी डिस्प्ले को एज एन एक्सटेंडेड डिस्प्ले यूज कौन करेगा। और ये सारी चीजें MSI सेंटर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएंगी। इसके अंदर भी हमारे को इजी डिजाइन मिलता है, यानी कि फैंस जो है प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, और केबल सामने से कोई भी नहीं आ रही, जस्ट 2 कनेक्शन है मदरबोर्ड के ऊपर, एक RGB और एक फैन का। और ये यूनी ब्रैकेट डिजाइन है, यानी कि इंटेल और AMD दोनों पे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अंदर आप एक स्क्वायरिश सी कैप देख रहे हो, इसकी वजह से जो स्क्रूज है वो नहीं दिखते AIO के, बहुत क्लीन और मिनिमल डिजाइन रहता है, तभी सारी यही वाली चीजें यूज करी है। एकदम क्लीन पीसी बिल्ड हो हमारा, और दिल से जुड़ा हुआ कंपोनेंट, और सबसे महंगा MSI का Ventus 3X PZ RTX 5070 Ti, जो 16 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, और ये भी PZ वाला यानी कि प्रोजेक्ट जीरो वाला। इसके अंदर भी केबल आप देखते हो GPU की सामने की तरफ नहीं है, इसमें बैक रिमूवेबल है, जहां से आप केबल को राउट कर सकते हो एकदम क्लीन सेटअप के लिए। और ट्रिपल फैन डिजाइन है, थर्मल्स वगैरह बढ़िया मेंटेन रहते हैं। आगे मैं दिखा दूंगा वैसे कितने टेंपरेचर जा रहे हैं इसके 100% लोड पे। और अगर आपके माइंड में डाउट है 5070 और Ti में कितना डिफरेंस है, तो भाई बहुत डिफरेंस है। सबसे पहला तो VRAM का 12 GB रैम होती है 5070 में, इसमें 16 GB है। प्लस अगर आप CUDA RT और टेंसर कोर्स देखोगे, उसमें 45% का जंप है, और इसी की वजह से इसकी 42% बेटर AI पावर हो जाती है। तो अगर आप AI के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड 5070 Ti आप कम से कम लो। वैसे इससे कम में भी काम हो जाता है, बट काफी फ्यूचर प्रूफ एंड बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। अभी आपको आगे दिखाऊंगा टोकन इन्फॉर्मेशन वगैरह। और हाँ, GPU की प्राइसिंग 1,32,000 रुपीज के आसपास बस। एंड PSU हमने MSI की MAG A850GL यूज करी है, जो हमारी PCI 5 एंड ATX 3.1 रेडी पावर सप्लाई है, और 16 पिन वाली है, मॉड्यूलर है, 80+ गोल्ड सर्टिफाइड है। एंड जिस तरीके का हमने पीसी बिल्ड करा है, इसके लिए 850 वॉट सफिशिएंट है। और कैबिनेट हमने MSI की MAG Pano 100R PZ यूज करी है, ये 12,000 रुपीज की है, और ये PZ यानी कि प्रोजेक्ट जीरो वाली कैबिनेट है। जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट जीरो वाला ही मदरबोर्ड लगाओ, जिसमें मतलब केबल्स वगैरह पीछे
पीछे की तरफ होती है, इसमें नॉर्मल मदरबोर्ड भी चल जाता है, लेकिन अगर आप ऐसी कैबिनेट ले रहे हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगा पीजेड वाला ही हिसाब किताब लगाना, जिससे कुछ इतनी सुंदर कैबिनेट दिखाई दे। और ये फिश टैंक स्टाइल में 270 डिग्रीज का पैनोरामिक टेम्पर्ड ग्लास है इसके अंदर, और इसकी जो पीएसयू है ना वो बैक पे माउंट होती है, 2 चेंबर वाला डिजाइन है, तो वायर मैनेजमेंट वगैरह आप बढ़िया कर सकते हो पीछे की तरफ। 3 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं आरजीबी वाले, जो कि कस्टमाइजेबल हैं। एक सिंगल फैन रेयर में भी मिलता है, और 360 mm का रेडिएटर सपोर्ट करती है टॉप, बॉटम एंड साइड में। और फ्रंट में 2 USB टाइप ए 5 Gbps वाले पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप सी 20 Gbps वाला पोर्ट है, और बाकी एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, LED स्विच बटन और एक पावर बटन। तो जो टोटल बिल्ड की प्राइस है वो 3 लाख रुपीस के आसपास आपको पड़ेगी अगर आप यही सारे कंपोनेंट्स लगाते हो। ट्वीक कर सकते हो चीजें, इनिशियली ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, सिंगल स्टिक रैम की लगा लो, SSD 512 GB लगा लो, तो मतलब बस इससे ज्यादा क्या ही बचेगा मेरे हिसाब से। एंड अगर पीसी बिल्ड के साथ आप एक मॉनिटर भी देख रहे हो जिसके अंदर आपके प्रोडक्टिविटी टास्क भी हो जाए, मतलब कलर गैमेट वगैरह अच्छा हो जिसका, तो MSI मॉडर्न MD272 UPHW आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि 27,000 रुपीस के आसपास है। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 27 इंचेस मॉनिटर है, 4K है, तभी मैं प्रोडक्टिविटी यूजर्स बोल रहा था। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ वैसे आता है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, कलर गैमेट अच्छा है, 100% sRGB, 94% P3, और साथ में वीजा डिस्प्ले HDR 400 सर्टिफाइड भी है, और सारी एडजस्टमेंट मिल जाती है, टिल्ट, स्विवल, हाइट, इवन पिवट भी आप कर सकते हो। और इस मॉनिटर के अंदर अपने इनबिल्ट 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मल्टीमीडिया वगैरह देखना हो या कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह लेनी हो। बाकी सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाएंगे जो आप अपने सामने स्क्रीन में देख सकते हो। साथ में जो टाइप सी पोर्ट है, इससे डिस्प्ले आउटपुट प्लस 98 वॉट की PD भी आप ले पाओगे, यानी कि कोई भी विंडोज लैपटॉप या मैकबुक है आपके पास तो डिस्प्ले आउटपुट के साथ साथ चार्ज भी हो जाएगा। एंड परफॉर्मेंस की क्या बात करूं, जिस तरीके का CPU और GPU का कॉम्बिनेशन है ना, आप सारे टास्क इस पर आराम से कर पाओगे। बीट किसी भी लेवल की वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, AI वाले टास्क हो गए, मल्टी कोर परफॉर्मेंस तगड़ी है, सिंगल थ्रेडेड टास्क करने हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टिल अगर नंबर देखने हैं, दूसरे पीसी बिल्ड वगैरह से कंपेयर करना है, तो नंबर्स बता देता हूं। Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर 41,000 प्लस, सिंगल कोर 2100 प्लस। Cinebench 2024 के नंबर्स ये रहे, Geekbench 6 के नंबर आप देख सकते हो। तो भाई CPU इंटेल का करंट जनरेशन का फ्लैगशिप है, कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे इसको अगर कंपेटिटिव CPU से कंपेयर करते हैं, लाइक पिछली जनरेशन का Core i9 और Ryzen 9950X3D, तो नंबर्स वगैरह आप देख सकते हो, काफी अच्छी मल्टी कोर और सिंगल कोर की परफॉर्मेंस ही लेके आता है। लेकिन हाँ एक चीज है, AMD के कंपैरिजन में इंटेल के CPUs का पावर ड्रॉ बहुत ज्यादा है। अभी पावर ड्रॉ आगे दिखाता हूं। उसके अलावा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो, जो GPU पे हमने निकाला था, जबरदस्त। फिर DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, 2 मिनट्स 34 सेकंड्स में आउटपुट मिल गया था। और टोकन इन्फॉर्मेशन ये रही, ये हम सेम रखते हैं हर एक पीसी बिल्ड और लैपटॉप में, ताकि आप कंपेयर कर पाओ नंबर्स के थ्रू। बाकी बहुत सारे मॉडल हैं, अलग अलग यूज केसेस हैं, रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं आपके यूज केस के हिसाब से, कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो। जैसे हमने इसके अंदर ना Qwen 3/4 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल यूज किया, तो उसकी टोकन इन्फॉर्मेशन एंड उसका आउटपुट 11.18 सेकंड्स में आ गया था। बाकी इमेज जनरेशन वगैरह करनी हो, AI मशीन लर्निंग वाले टास्क करने हैं, डेटा साइंस के स्टूडेंट हो या उससे रिलेटेड टास्क करने हैं, तो ये पीसी बिल्ड आपके सारे काम करवा देगा। और एडिटर्स वगैरह के लिए पिजेट बेंच फॉर फोटोशॉप 10,000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 14,000 प्लस, प्रीमियर प्रो 13,000 प्लस एंड डाविंची रिजॉल्व 11,900 के आसपास। और 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 7500 के आसपास। BMW का रेंडर निकाला ब्लेंडर में, 9 सेकंड्स में निकल के आ गया। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स आप देख सकते हो। VR मार्क भी निकाला था, अगर VR गेमिंग करनी है तो 19,800 के आसपास नंबर है। Geekbench 6 का OpenCL जो GPU के लिए होता है 2,40,000 के आसपास स्कोर। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉस मार्क के नंबर ये रहे। और PC मार्क 10 में भी आप देख सकते हो, बढ़िया है। इतना तगड़ा पीसी है तो डे टू डे टास्क तो सोचने नहीं चाहिए। एंड यस, गेम डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप देख रहे हो ना पीसी बिल्ड, तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफी बढ़िया है। देखो तो 32 GB रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। AI वाले टास्क के लिए 32 GB रैम चाहिए। हाई एंड गेम डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर भी 32 GB रैम मिनिमम चाहिए, उससे कम पे मत जाना। और यहाँ पे GPU भी 16 GB VRAM लेके आता है, तो उसकी वजह से कहीं पे भी हमारे को VRAM कंस्ट्रेंट्स नहीं होते। और मैं थ्रॉटलिंग चेक कर रहा था, जो पीसी बिल्ड हमने कराया 100% लोड पे डाला था CPU को, प्राइम 95 चला के मैक्सिमम 96 डिग्रीज तक चला गया था ये। मैंने कहा भाई इतना क्यों? फिर मैंने जब पावर ड्रॉ देखा 271 वॉट तक चला गया था, लेकिन एवरेज 238 वॉट का था और टेम्परेचर 88 डिग्रीज तक थे। एंड क्लॉक स्पीड ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5.4 गीगाहर्ट्ज एंड 4.3 गीगाहर्ट्ज का एवरेज। फिर हमने GPU को लोड पे डाला, GPU भी 71.7 डिग्रीज तक चला गया था मैक्सिमम, और 71 डिग्रीज का एवरेज मेंटेन कर गया 300 वॉट के पावर ड्रॉ पे। तो ओवरऑल सिस्टम स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, कोई क्रैश वगैरह नहीं हुआ, सारे टास्क बढ़िया परफॉर्म करे जितना भी हमने इसको यूज करा। एंड इतना तगड़ा प्रोसेसर, 32 GB रैम और साथ में 16 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, बंदा क्या काम ही करता रहेगा, गेमिंग नहीं करेगा। लाइटें लगाई है भाई साहब, FPS नहीं चाहिए। सबसे पहले वैलोरेंट, एंड यहाँ पे ना 4K पे ही गेम टेस्ट हम करेंगे सारे, बिकॉज 16 GB VRAM है और ये ग्राफिक्स कार्ड आराम से 4K गेमिंग हैंडल कर लेता है। और ये CPU इंटेंसिव गेम है वैसे वैलोरेंट, तो 500, 550, 600 FPS आराम से दे देता है। और उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे 4K पे टेस्ट किया, आराम से 250, 200 एवरेज FPS मिल जाते हैं हमारे को। फिर GTA 5 एनहांस्ड एडिशन मैक्सिमम रे ट्रेसिंग हमने सेट किया भाई, तब जाके 65, 70 FPS निकाल पाया, बट तगड़ा दिखता है भाई ये एनहांस्ड एडिशन ना काफी। उसके बाद एल्डन रिंग मैक्सिमम सेटिंग्स एंड एवरेज ये भी 60 FPS निकाल देता है, वैसे 60 FPS लॉक्ड गेम है ये। और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन एक्सट्रीम सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया, एवरेज 100 FPS का निकल के आता है। अगर आपको उससे ज्यादा FPS निकालना है तो सेटिंग्स थोड़ी सी गिरानी पड़ेगी 4K में स्पेसिफिक।
स्पेसिफिकली। वैसे ई स्पोर्ट्स गेम में एफपीएस ज्यादा मैटर करते हैं, तो रेजोल्यूशन भी आप चाहो तो गिरा सकते हो। RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग जो होती है, एवरेज 100 एफपीएस मिल जाता है विद DLSS ऑफ। DLSS अगर आप लगाओगे क्वालिटी पे तो 120 125 एफपीएस मिल जाते हैं। फिर साइबरपंक यहाँ पे 4K अल्ट्रा पे 50 एवरेज एफपीएस दे देता है। उसी के अंदर अगर आप DLSS फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो सीधा वही डबल हो जाते हैं 100 115 के आसपास। और उसी के अंदर अगर हम रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे करते हैं ना, तो रॉ परफॉर्मेंस तो 30 एफपीएस वाली आती है, बिकॉज यू नो साइबरपंक है। बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप आराम से 85 to 90 एफपीएस निकाल लो। और ये फ्रेम जनरेशन 2x है, जो हमारी RTX 40 सीरीज पे भी चल जाती है। फिर आती है मल्टी फ्रेम जनरेशन, जो RTX 50 सीरीज पे मिलती है। इसमें तो धुआंधार फ्रेम रेट आप निकाल ही सकते हो विद इवन रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे, आराम से 120 150 एफपीएस के आसपास 4K पे। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, एंड इसके अंदर आराम से 55 to 60 एफपीएस मिल जाते हैं विद रे ट्रेसिंग अल्ट्रा। बट आप चाहो तो फ्रेम जनरेशन लगा सकते हो, आराम से 130 140 एफपीएस मिल जाते हैं। देन असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई सेटिंग्स, बहुत डिमांडिंग गेम है ये, 35 एवरेज एफपीएस निकलते हैं नॉर्मली, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आप चाहो तो 80 90 निकाल सकते हो। और इसके अंदर रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई पे है। देन द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया चल जाता है, 80 90 to 100 एफपीएस। DLSS फ्रेम जनरेशन अगर आप लगा दोगे तो 150 एवरेज एफपीएस। होराइजन फॉरबिडन वेस्ट भी अच्छा चलता है, 70 to 80 एफपीएस ऑन वेरी हाई सेटिंग। फ्रेम जनरेशन लगा के 120 130 एफपीएस के आसपास। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा, इसकी भी परफॉर्मेंस सिमिलर निकल के आती है, फ्रेम जनरेशन लगा के ये भी 120 130 150 एफपीएस तक भी चला जाता है। उसके बाद हेलब्लेड 2 जो बहुत डिमांडिंग गेम है, आप देख सकते हो यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में तो 30 to 35 एवरेज एफपीएस मिल रहा है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको अच्छे 100 एफपीएस तक मिल जाते हैं। उसके बाद स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे अच्छा चल जाता है नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में भी, और अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो बढ़िया आराम से 150 एवरेज एफपीएस मेंटेन कर देता है। एंड यहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस काफी ड्रॉप हो जाती है 35 40 एफपीएस के आसपास। लेकिन इसके अंदर फ्रेम जनरेशन लगा के आप एवरेज 100 एफपीएस निकाल सकते हो। ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक जो हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग होगी, रॉ परफॉर्मेंस तो इसमें कभी अच्छी आती नहीं, बिकॉज अनरियल इंजन 5 है, बहुत रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे एफपीएस मिल जाते हैं। और इन गेम्स में 2x फ्रेम जनरेशन इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती। रे ट्रेसिंग यहाँ पे ऑफ रखी थी, बट जैसे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे रखा ना, तो रॉ परफॉर्मेंस खत्म हो गई, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी अच्छे एफपीएस मिल गए थे। अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगानी है, जिसकी वजह से इनपुट लैग काफी हद तक आ जाता है, तो आप अच्छे एफपीएस निकाल सकते हो, बट इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इनपुट लैग। एलन वेक 2 यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 45 to 50 एफपीएस। फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया 120 प्लस। एंड वहीं पे रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे करते हैं, रॉ परफॉर्मेंस बहुत ड्रॉप हो जाती है, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के 45 to 50 एफपीएस मिल जाते हैं। एंड इसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन अगर आप लगाओगे, स्टोरी गेम्स में कोई दिक्कत नहीं होती, तो 70 to 100 एफपीएस मिलता है दोनों सिनेरियोस में, 3x एंड 4x। तो ओवरऑल 5070 Ti एज ऑफ नाउ 4K गेमिंग आराम से करवाता है, एंड फ्यूचर में भी जितने टाइटल्स रिलीज होंगे इसके ऊपर आराम से 4K गेमिंग ये करवा देगा। तो ये था पूरा 3 लाख रुपीज का गेमिंग प्लस प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड। जो मैंने टास्क आपको बताया वो सब ये करवा देगा। इससे ऊपर का अगर बजट है तो 5080 आता है, फिर 5090 आता है, उसके लिए 1-2 किडनी घर वालों की और लगेगी। बाकी आप बताना आपके जो भी थॉट्स है पीसी बिल्ड के बारे में। कोई जीपीयू का कंपैरिजन चाहिए, कोई सीपीयू का कंपैरिजन चाहिए, या कोई और पीसी बिल्ड आपके माइंड में है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।